गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 का टॉपिक फोर्स, मोमेंटम और स्टेटमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं इसके लिए फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट applicable of changing the state of rest or motion of particular body. It has magnitude and direction. That is, it is a vector quantity. The direction toward which the force is applied is known as the direction of force, and the application of force is the point where force is applied. SI unit of force is Newton and symbol is capital F or bold F or arrow with F with arrow. Means force क्या है? तो force एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी को अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, अगर मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी फिजिकल जो अवस्था है उसमें परिवर्तन कर सकता है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ में मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ में, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अब हमने ये बात की कि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। और इसका ऐसा यूनिट में अगर इसकी हम यूनिट देखें ऐसा ही सिस्टम में तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए से हम यहाँ पे अगर केजी, मीटर, सेकंड, एमकेएस में अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम क्या है? मास, ए है एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसी को हम ये क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। तो इसीलिए हम ये कह देते हैं कि एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट जो होगी वो क्या होगी? न्यूटन। और इसको डिनोट करते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि कैपिटल एफ को हम बोल्ड बनाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बुक्स में प्रिंटिंग में या लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो फोर्स को डिनोट करने के लिए या वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी उसका सिंबल होता है जिस भी अल्फ़ाबेट से जिससे भी हम उसे शो कर रहे हैं उसको बोल्ड बना देते हैं। या फिर सेकेंड तरीका क्या होता है कि उसके ऊपर हम एक एरो का निशान होता है जो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम फोर्स को कैसे दिखाएंगे? कई बुक्स में फोर्स को दिखाया होगा कैपिटल एफ बना के उसको थोड़ा बोल्ड बना दिया है, डार्क बना दिया बाकी वर्ड्स के कंपैरिजन में, या फिर एफ बना के उसके ऊपर हम एक एरो का निशान बनाएंगे। ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम सबको पता है कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ आते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो हम उसको अभी क्या करेंगे? एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेटेड्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन until unless an external force is applied. It is called as the law of inertia. For example, if a ball is moving in a particular direction, it will remain in motion or
if a ball is lying on a floor, it will remain static until unless an external force is applied. जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट नियम के हिसाब से क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। इस एग्जांपल हमने यहाँ पे एक बॉल का लिया है, तो बॉल की भी हम सोच के देखते हैं कि सपोज एक बॉल है, वो रखी हुई है, जब तक अगर हम उसे हाथ से, पैर से, किसी भी चीज़ से धक्का ना मारेंगे तब तक क्या होगा, वो अपनी जगह पे रखी ही रहेगी, वो अपने आप मोशन नहीं करेगी। ये जनरली हम सब ने ऑब्जर्व किया है, तो इसको हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई बॉल या कोई भी चीज़ रखी हुई है, जब तक हम उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं, कोई धक्का ना लगाएं, तब तक वो चीज़ अपनी जगह पे रखी रहेगी। और अगर बॉल जैसे किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर जैसे वो मूव करे, जब तक हम उसको बीच में कोई और फोर्स ना लगाएं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। हम यही करते हैं कि अगर जैसे बॉल मूव कर रही तो हमने बीच में पैर मार दिया, तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया बॉल उस डायरेक्शन में मूव करने लग गई, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेकिन अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर बॉल मोशन कर रही है तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, अपने आप जाके रुक जाती है, चाहे हम उस पर कोई फोर्स लगाएं या ना लगाएं। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब बॉल मोशन कर रही है तो हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन अगर वो फ्लोर पे या जिस भी जगह पे मोशन कर रही है तो बॉल और उस फ्लोर के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स की हम प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। कि अगर बॉल राइट में मूव कर रही है तो वो लेफ्ट में फोर्स लगेगा, मीन्स वो किसी भी बॉडी के मोशन को रोकने का काम करती है। इसीलिए हमारी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाने पे भी बॉल रुक जाती है। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो जो स्टेटमेंट है कि जब तक हम उस पर कोई मोशन, जो भी मोशन हो रहा है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक वो स्टैटिक है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगी। ये चीज़ एकदम सही है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ एक्सप्लेन्स how the velocity of an object changes when it is subjected to an external force. The law defines a force to be equal to change in momentum, that is mass multiplied by velocity per change in time. For example, for an object with constant mass m, and the second law states that force F is the product of an object of mass m and its acceleration, which is equals to F is equals to m into k. Or in terms of momentum, we can say F is equals to k dp over dt, where dp over dt is change in momentum with respect to time, and mass m is मीन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई बॉडी विद कांस्टेंट मास, जिसके मास में चेंज नहीं हो रहा है, मास उसका फिक्स है, कोई बॉडी जिसके मास में चेंज नहीं हो रहा है वो मोशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो उसके मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज है उसके प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी, वेयर पी मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। वी क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, और एम क्या है, मास, जो भी उस बॉडी का मास है, मास कांस्टेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा।
Now Newton's third law of motion. The Newton's third law states that for every action there is a equal and opposite reaction. In other words, we can say if an object A exerts a force on object B, then object B also exerts an equal force on object A. मतलब इसको कहते हैं हम एक्शन रिएक्शन का लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हम किसी बॉडी पे या कोई भी दूसरी बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी, जैसे हमने यहाँ समझने के लिए कंसिडर किया है कि कोई दो बॉडी है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे कुछ फोर्स लगाएगा तो सेम अमाउंट में ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों में चेंज क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी क्या पढ़ा, फोर्स क्या है। फोर्स कोई भी एक्सटर्नल एजेंट कह दो जो अगर हम किसी बॉडी पे लगाएं तो उसकी जो फिजिकल सिचुएशन है उसमें चेंज कर देता है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाती है, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाती है, या फिर अगर हम बॉडी मोशन में अगर हम थोड़ा फोर्स लगाएं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एजेंट है जो किसी भी हम बॉडी पर लगाएं तो उसके फिजिकल सिचुएशन में चेंज आ जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम कैपिटल एफ या फिर एफ के ऊपर एरो बना के प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स की डायरेक्शन है। देन हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा सेम डायरेक्शन में, अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। अगर बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो हम उस बॉडी को रोक रहे हैं। अगर बॉडी स्टैटिक है, रुकी हुई है, तो हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हम मोशन में भेज सकते हैं, उसको हम गति करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे बॉल ली थी, अगर बॉल रुकी हुई है, हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो बॉल रुकी ही रहेगी। लेकिन अगर बॉल मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेरी ये आती है कि वो मोशन उसी डायरेक्शन में कर रही है, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, लेकिन फिर भी बॉल थोड़े टाइम बाद जाके रुक जाएगी। क्यों? तो उसका रीज़न होता है कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अपने आप से नहीं लगाया, लेकिन बॉल जब मूव कर रही है तो जिस भी सरफेस पर वो मूव कर रही है उस सरफेस और बॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉल है वो कुछ देर मोशन करने के बाद में रुक जाएगी। देन सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा था कि जो अप्लाइड कोई अगर बॉडी मोशन कर रही है, किसी वेलोसिटी से चल रही है विद कांस्टेंट मास, मीन्स मास उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो उस पर अप्लाइड फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि मोमेंटम पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल। देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया करना। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पे कुछ फोर्स लगाया है तो सेम अमाउंट में ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाएगा। डिफरेंस क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स जो लगा रहा है उसको हम एफ ए बी लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम एफ बी ए लिखेंगे, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं मोमेंटम। समवेट मोमेंटम ऑफ बॉडी
is defined to be the product of its mass and its velocity. It is denoted by P. If a body having mass m moving with velocity v, then its momentum P is equal to m into v. Momentum is also a vector quantity. मीन्स मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम को, कि अगर कोई बॉडी जिसका मास स्मॉल m है और वो v वेलोसिटी से मोशन में कर रही है, तो उसका मोमेंटम जो होगा वो होगा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डोनेट भी हम कैसे करेंगे कि डिनोट करेंगे कैपिटल P बना के, या तो उसको बोल्ड कर दें। बहुत सारी बुक्स में ऐसे होगा कि P बना के उसको बोल्ड कर दिया, या फिर P और उसके ऊपर हम एक एरो बनाएंगे। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी स्टेट्स एज फॉर अ कोलिजन occurring between object 1 and object 2 in an isolated system, then the total moment of two objects before the collision is equal to the total moment of two objects after the collision. That is, momentum lost by object A is equals to the momentum gained by object 2. Above statement tells us that total momentum of collection of object of or total momentum of any system is conserved. इसको समझने के लिए हम ये देखें कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, कंसिडर हमने किए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। इसको हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखना है। आइसोलेटेड सिस्टम में मीन्स जहाँ पे बाहर का कोई इफेक्ट नहीं आता। वो आइसोलेट हो मतलब बाहर वाले जो भी इफेक्ट हैं, जहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे हैं उस एरिया में बाहर का कोई और इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हमने कंसीडर क्या किया, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में कोई कोलिजन हुआ, कोई टक्कर हुई, तो टक्कर से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे हमने ये माना कि ऑब्जेक्ट A है, उसका मोमेंटम टक्कर से पहले वाला था P1, ऑब्जेक्ट 2 जो है उसका मोमेंटम टक्कर से पहले था P2। ऑब्जेक्ट 1 का मोमेंटम टक्कर के बाद था P1 डैश, ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम था P2 डैश। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, टक्कर से पहले वाले दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इक्वल, मीन्स P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम का कंजर्वेशन है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों टाइम क्या है, जो भी मोमेंटम था वो सेम रहा था, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसको डिराइव करने के लिए हम हेल्प लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। क्योंकि उसमें हमने क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और हमने उसको समझने के लिए ऐसे कहा था कि ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाया, उसको हमने एफ ए बी लिखा। ऑब्जेक्ट बी ने ऑब्जेक्ट ए पे जो फोर्स लगाया उसको हमने एफ बी ए लिखा। तो क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ एफ बी ए। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन और फोर्स और न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड, मोमेंटम और कंजर्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।